मैंने आपको जैव विकास के संबंध में दिए गए प्रमुख सिद्धांत में से दो सिद्धांत लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में बता दिया था। तीसरा सिद्धांत जिसे हम उत्परिवर्तनवाद कह रहे थे, जो ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया था, उसके विषय में भी मैंने बताया था कि ह्यूगो डी व्रीज ने अपने प्रयोग आइनोथोरा लैमार्कियाना, जिसको सांध्य प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं, नाम के पौधे पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने एक उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इस उत्परिवर्तन के सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं तो आइनोथोरा लैमार्कियाना की 7 भिन्न जातियां इन्होंने ह्यूगो डी व्रीज ने प्राप्त की और उन्होंने जो अकस्मात इन जातियों में एक साथ परिवर्तन हो गए, जिसकी वजह से वो भिन्न जातियां हो गईं, उनको परिवर्तनों को इन्होंने उत्परिवर्तन का नाम दिया और उन पौधों को जिनमें ये उत्परिवर्तन होता है उनको हम म्यूटेंट कहा गया या उत्परिवर्तक कहा गया। उत्परिवर्तक जो होता है वो शुद्ध नस्ली होता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि उत्परिवर्तक जो है वो कैसा है, शुद्ध नस्ली। और ह्यूगो डी व्रीज ने डार्विन और जो लैमार्क के सिद्धांत थे उनका खंडन किया और उसने कहा कि नई जातियां अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं या उत्परिवर्तन के कारण बनती हैं। उत्परिवर्तन को एक नाम और देते हैं, साल्टेशन। और इस आधार पर उसने अपना सिद्धांत दिया। तो सिद्धांत की जो 2 बातें थीं वो तो पहले मैं बता चुका हूँ कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी और अनस्टेबल वेरिएशंस के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय और क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न स्पष्ट और स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के कारण होती है। दूसरी बात, जो शुद्ध नस्ली जिसमें उत्परिवर्तन प्रकट होता है उसको हम उत्परिवर्तक कहते हैं और इसमें हुआ उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाता है। तीसरी बात, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये एक ही अंग में या एक साथ अनेक अंगों में हो सकते हैं और उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अंग या तो कम हो जाते हैं या ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और हो सकता है वो विलुप्त भी हो जाएं और ये भी हो सकता है कि नए और अंग बन जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्परिवर्तन जो है वो हानिकारक भी हो सकता है और लाभदायक भी। मान लीजिए अंग कोई विलुप्त हो गया तो हानिकारक भी हो सकता है और हो सकता है कि उस अंग से कोई हानि हो रही थी और वो विलुप्त हो गया तो वो लाभदायक हो गया। अगली बात कि सभी जीवों में उत्परिवर्तन करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। विभिन्न जाति के एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं और एक ही पूर्वज जाति से एक साथ मिलती जुलती अनेक जातियां विकसित हो सकती हैं।
अब अगला टॉपिक आता है मानव का विकास, उद्भव के संबंध में। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बाद, क्योंकि ये तो मालूम है कि जीवन की उत्पत्ति एक कोशीय जीव के रूप में हुई, तो उसमें विकास हुआ एक कोश के जीव में, और उससे बाकी के सब जीव जंतुओं का विकास हुआ। उसी तरीके से मानव का भी विकास हुआ, और जीवों के वंश वृक्ष में, ट्री ऑफ लाइफ में, मानव सबसे उच्च शाखा पर स्थित है। जहाँ तक सवाल है, मानव जो है वो स्तनियों की श्रेणी में आता है, स्तनधारियों की श्रेणी में आता है, मैमल्स है, मैमलिनियन है। तो मैमल्स का जो विकास है वो आज से लगभग माना ये जाता है 21 करोड़ साल पहले, 21 करोड़ साल पूर्व, जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल से हुआ, सरीसृपों से। मैमेलिया वर्ग के प्राइमेट गण, जिसमें मनुष्य, आदिकपि, वानर, लोरिस, टार्सियस, ये सब हैं। ये सब प्राइमेट वर्ग में आते हैं। नाम याद रखें: मनुष्य, आदिकपि, वानर, लोरिस, लीमर और टार्सियस। इनका जो ओरिजिन हुई उसको हम क्रिटेशियस कल्प में मानते हैं, जो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले। तो स्तनियों का विकास हुआ 21 करोड़ वर्ष पहले, लेकिन प्राइमेट का उद्भव, क्योंकि स्तनधारी वर्ग का एक गण है प्राइमेट, तो प्राइमेट वर्ग के हम लोग प्राणी हैं विशेष। तो इसका विकास क्रिटेशियस पीरियड में हुआ, जो 6.5 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। मानव के विकास की कथा फॉसिल्स के अध्ययन पर आधारित है। विश्व के विभिन्न स्थानों से प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर वैज्ञानिकों ने मानव के विकास क्रम की एक रूपरेखा बनाई, और ये माना कि मानव का जो विकास है वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ। इन जीवाश्मों का अध्ययन करें अगर हम, तो उससे पता चलता है कि आदिकपि और आदि होमिनिड्स एक ही वंश से अलग अलग दिशाओं में विकसित हुए। जो मानव एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर हैं, मानवाकार पूर्वज, उसमें प्रोसिमियंस के अलावा शेष प्राइमेट जैसे बंदर, कपि, मानव आते हैं, ये एंथ्रोपॉइड्स कहलाते हैं, जबकि लीमर, टार्सियर्स और लोरेस ये प्रोसिमियन पूर्वज कहलाते हैं। पहला इसमें जो मानव आता है वो प्रोकॉन्सल है। प्रोकॉन्सल ये कपि और मानव के बीच का था,
इसका माथा गोल आकार का और मनुष्य की तरह का ही था। दांत लंबे कैनाइन दांत बिल्कुल कपियों की तरह थे। इसे आदि कपि और मानव का सम्मिलित पूर्वज माना जाता है। इसके जीवाश्म की खोज लीकी नाम के वैज्ञानिक ने की। दूसरा ड्रायोपिथिकस आता है, जो यहाँ दिया है बुक में, ये दे रखा है शुरू में ही पहली लाइन, 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस नामक नर वानर विद्यमान थे। तो ड्रायोपिथिकस प्रोकॉन्सल से ही मिलता जुलता है। ये अफ्रीका से मिला इसका जीवाश्म, और जो भारत की शिवालिक श्रेणी से प्राप्त हुए उन्हें शिवापिथिकस का नाम दिया गया, जबकि ड्रायोपिथिकस जो है वो अफ्रीका से मिला। तीसरे नंबर पर रामापिथिकस आता है, जो यहाँ पर ड्रायोपिथिकस के साथ में दे रखा है रामापिथिकस। तो तीसरे नंबर पर आता है रामापिथिकस। ये सबसे मानव का सबसे पुरातन पूर्वज माना जाता है। इसका जीवाश्म लेविस को शिवालिक पर्वत श्रृंखला से ही प्राप्त हुआ, जबकि लीकी ने इसके जीवाश्म चीन और अफ्रीका से भी प्राप्त किए। इसका जो दंत विन्यास था वो मानव की तरह अर्धवृत्ताकार था, जबड़े छोटे, इंसाइजर और कैनाइन छोटे थे, बिल्कुल मनुष्यों जैसे थे। जबकि ड्रायोपिथिकस एप जैसा था, वन मानुष जैसा था। तो ये विशेष बात थी। अब हम प्रिमिटिव एप मैन की अगर बात करें तो उसमें आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसके माना जाता है कि 2 मिलियन वर्ष पूर्व ये दक्षिण अफ्रीका के ट्वांग नामक स्थान पर इसका जीवाश्म मिला रेमंड डार्ट को, और उस जीवाश्म को इसीलिए, चूंकि ट्वांग में मिला था वो, इसलिए उसको कहा ट्वांग बेबी। ये सर्वभक्षी था। कपाल गुहा का आयतन 550 से 600 सीसी था इसकी। इसे हम कपि मानव या आदि मानव प्रिमिटिव मैन कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को। अब वंश होमो के अंतर्गत अगर हम चलें तो होमो वंश में सबसे पहला होमो हैबिलिस, जिसे हम प्रिमिटिव मैन मानते हैं, वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रिमिटिव एप मैन है। होमो हैबिलिस प्रिमिटिव मैन है। इसका कपाल गुहा का आयतन 680 सीसी था। सीधे चलते थे, हाथों का प्रयोग करते थे, पत्थर और हड्डियों के औजार प्रयोग में लाते थे। सबसे पहला मानव ये जीवाश्म इसी का मिला है, होमो हैबिलिस का। दूसरा इसमें होमो इरेक्टस आता है। होमो इरेक्टस बिल्कुल सीधे चलते थे। इसमें कई मानव हैं। होमो इरेक्टस का जो मस्तिष्क था वो बड़ा था, जिसकी मस्तिष्क गुहा का आयतन
माना ये जाता है कि 990 सीसी के करीब था, 900 सीसी सॉरी, और ये विशेष रूप से मांस खाता था। इसमें फिर दूसरा एक निएंडरथल का आयतन कपाल गुहा का सबसे ज़्यादा था। जो फुलरॉट नाम के वैज्ञानिक ने इसका जीवाश्म खोजा था, और ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो हैं वो शिकार के लिए हथियार भी बनाते थे, जानवरों की खाल का प्रयोग भी करते थे तन ढकने के लिए, झोपड़ी के घर बनाते थे, झोपड़ी जैसा, और शवों को गाड़ने की प्रक्रिया इनमें थी, ये सबको गाड़ते थे, और शायद हो सकता है कि बोलने में भी ये सक्षम रहे हों। ये जाति ऐसा माना जाता है कि आज से 1.5 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। इनमें खेती करने के और पशुपालन के कोई प्रमाण नहीं मिलते। अब आता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में विशेष रूप से 10,000 साल पहले ग्लेशियल पीरियड में आधुनिक मानव का विकास हुआ, और सांस्कृतिक विकास के काल माना जाता है इस 10,000 साल को। ये कृषि और पशुपालन करते हैं। 1450 सीसी इनकी कपाल गुहा का आयतन है। तो इसमें फिर बस्तियां भी बनानी शुरू कर दी, ये सब पढ़ेंगे। कृषि के कार्य करने शुरू कर दिए। तो ये मानव के विकास की बात थी। चैप्टर ख़त्म हुआ। क्वेश्चन आंसर से आप कर लें। मैं इस पार्ट को आपकी उसमें PDF पे भेज दूँगा।